हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दी क्लास। तो आज से इस चैनल पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गुजकेट 2023 की फिजिक्स की एमसीक्यूज की प्रिपरेशन, जिसके अंदर मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं पिछले 10 साल के गुजकेट के पीवाईक्यूज और उसकी डिटेल सॉल्यूशन। आज हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं गुजकेट 2022 के पेपर की डिटेल सॉल्यूशन, जिसके अंदर मैं आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में समझाऊंगा और उसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में बोला है एन एयर कोड सोलेनॉइड विथ अ लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टर्न्स 500 कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पीयर। यानी जो वैल्यूज है उसको पहले लिख लेते। देखो, सबसे पहले आपको सोलेनॉइड की लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी है? 0.3 मीटर लिख दूं मैं उसको। 30 सेंटीमीटर क्या होता है? 0.3 मीटर। अच्छा, एरिया कितना गिवन है? 25 सेंटीमीटर है। 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अच्छा, फिर आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 500 और आपको करंट गिवन है 2.5 एम्पियर। ठीक है। अच्छा, द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ इन अ ब्रीफ टाइम ऑफ 10⁻⁻3। यानी अभी करंट इतना था पहले इनिशियल, फिर फाइनली करंट को स्टॉप कर दिया, यानी वो जीरो हो गया। कितने टाइम के अंदर? 10⁻³ सेकंड के अंदर। तो आपको बताना है हाउ मच इज द एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट। आपको बताना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा दो एंड की अक्रॉस। इग्नोर द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड। देखो, सिंपल है, इतनी वैल्यूज हमें गिवन है, उसको हम लोग साइड ऐसे कर लेते, इतनी वैल्यू से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। ईएमएफ का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू -L DI अपॉन dt। अच्छा, -L DI क्या होता है? फाइनल I2 माइनस I1 अपॉन dt। अच्छा, तो I2 हमारा है 0 -2.5, तो वो प्लस, यहां पे -2.5 आएगा और आगे माइनस है तो आंसर प्लस हो जाएगा। तो यहां पे आंसर आ जाएगा L हमारा I2 अपॉन dt। सॉरी, I2 नहीं, I1 आएगा इधर। I2 0 है, माइनस I1 बचेगा, वो आगे माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा। चलिए अभी देखिए, देखो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, इसलिए हम लोग सारे स्टेप लिख रहे हैं। एग्जाम में आप लोग कुछ स्टेप्स को स्किप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, L क्या होता है? तो μ0 n² अपॉन L इंटू A। ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं एक स्टेप ज्यादा लिखूं, देखो आपको समझाने के लिए मैं एक स्टेप ज्यादा लिख रहा हूं। यहां पे होता है n² AL I1 अपॉन dt। I1 कहां से आया? तो वो I2 माइनस I1 था, उसमें I2 0 था तो सिर्फ I1 बचा। अच्छा, स्मॉल n² क्या होता है? μ0 n² अपॉन L² AL I1 अपॉन dt। देखो समझ आ रहा है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में लेके जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक पेज में यहां पे ऐड कर लेता हूं, एक पेज में यहां पे ऐड कर लेता हूं। देखिए अभी क्या होगा, तो ये हमारा यहां से L चला जाएगा, L का स्क्वायर चला जाएगा, जो वैल्यूज बच रही है उसको पुट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो μ0 क्या है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। चलो, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर 500 का स्क्वायर, डिवाइड बाय एक L है 0.3। एरिया आपको गिवन है, एरिया कितना है? 25 10⁻⁻⁴। करंट कितना हमारा? करंट 2.5 और कितने टाइम में? 10⁻⁻3। आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, मैंने करके रखी है। आंसर आ रहा है 6.54। आंसर आ रहा है 6.54 वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हो सके तो साथ में कैलकुलेटर लेके ही बैठिए। तो मैंने आपको सारे स्टेप यहाँ पे समझाए हैं, तो आप एग्जाम में थोड़ा सा मतलब आपको टाइम कम मिलेगा, तो आप इसको बीच में कुछ स्टेप दिमाग में ही करके उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, मुझे आपको पूरे कंसेप्ट समझाने, इसलिए मैं सारे स्टेप लेके चल रहा हूँ। चलिए, तो पहले का आंसर आ गया 6.54। चलिए नेक्स्ट, नंबर 2। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इफ NS ग्रेटर देन NP देन। देखो, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के ज्यादा है, इसका मतलब ये कौन सा है? स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है सेकेंडरी के वोल्टेज ज्यादा होना। स्टेप अप का मतलब होता है सेकेंडरी के वोल्टेज ज्यादा होना। आंसर आएगा बी। आइडियल उन्होंने आपको बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। आइडियल और रियल से पावर का फर्क पड़ेगा। वोल्टेज तो अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के ज्यादा है तो वोल्टेज सेकेंडरी का ही ज्यादा होगा। हाँ, अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, पावर के बारे में पूछा है, तो सेकेंडरी का पावर इज इक्वल टू प्राइमरी का पावर। और रियल में क्या होता है? रियल के अंदर होता है, रियल ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी का पावर ऑलवेज कम होता है प्राइमरी से। और आइडियल में क्या होता है? सेकेंडरी का पावर इज इक्वल टू प्राइमरी का पावर। यानी आइडियल में कोई पावर लॉस नहीं होता, पर आपको अगर वोल्टेज के बारे में पूछा है तो सेकेंडरी का ही वोल्टेज ज्यादा होगा अगर सेकेंडरी के टर्न्स ज्यादा है। ठीक है। चलिए नंबर 3।
अ चार्ज 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 16 मिली हेनरी इंडक्टर, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन। देखो यहाँ पे सर्किट है कैपेसिटर और इंडक्टर, यानी एलसी सर्किट है, तो आपको बताना व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन। एलसी सर्किट के ऑसिलेशन का फॉर्मूला जो होता था वो होता था आपका 1/√LC के बराबर। आपको सबको पता होना चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी टेक्स्ट बुक में है, इसको हमने प्रूव भी करके रखा है, ठीक है। तो देखो आपको ओमेगा बताना है तो वैल्यूज रखते हैं 1/√L कितना है हमारा, L इंडक्टेंस 16 मिली और कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶। अच्छा इसको मैं 10⁻⁵ कर लूं, इसको मैं 10⁻⁵ कर लूंगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं इधर से, 10 माइक्रो यानी 10 × 10⁻⁶, मैं उसको लिख देता हूं 10⁻⁵, ठीक है, ताकि हमारी पावर जो है इवन नंबर में हो जाए और मैं उसका रूट निकाल सकूं। चलो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 1/16 का रूट हो जाएगा 4 और 10⁻⁻8 बनेगी ये, उसका हो जाएगा 10⁻⁻4। अच्छा 1/4 क्या होता है 0.25 और 10⁻⁻4 ऊपर आके क्या हो जाएगा 10⁻+4। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2500 रेडियन पर सेकंड। यही है आपका सही आंसर, 2500 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 200 वॉट, यानी वॉट क्या है उसका पावर है, पावर है 200 वॉट। अच्छा एंड 220 वोल्ट सप्लाई, कितना वोल्टेज सप्लाई है 220 वोल्ट। आपको बताना है रेजिस्टेंस। तो देखो पावर का फॉर्मूला होता है P = V²/R, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को लेके। तो R = क्या हो जाएगा V²/P। चलो वोल्टेज का स्क्वायर 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 200। चलो 220 का 222 का होता है 48400 डिवाइड बाय 200, 0 कैंसिल हो जाएंगे, 484 डिवाइड बाय 2 242 आंसर आएगा। कितना आएगा 242, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद नंबर 5, अ रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन 6 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड, व्हाट इज द कोरिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। देखो आपको दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है, आपको गिवन है f1 = 6 मेगा यानी 10⁶ हर्ट्ज, और आपको एक और गिवन है f2 = 12 मेगा यानी 10⁶ हर्ट्ज। तो आपको बतानी है दो इसके कोरिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। आपको पता है c = f लैम्डा होता है, क्या होता है c = f लैम्डा, तो लैम्डा = c/f। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, दो पार्ट में इसको ऐसे डिवाइड कर लेता हूं। तो यहां पे मैं λ1 निकाल लूंगा c/f1, यहां से मैं λ2 निकाल लूंगा c/f2। देखो c की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸, और ये क्या है f1 6 × 10⁶। 3/6 क्या हो जाएगा 0.5, 10⁸ - 6 10⁻², तो ये हो जाएगा आपका 50 मीटर। और यहाँ पे क्या होगा c 3 × 10⁸, और f2 कितना 12 × 10⁶। 3/12 होता है 0.25, 8 - 6 होगी ये ऊपर जाके 10⁻², तो आंसर आ जाएगा 25 मीटर। तो हमारी जो रेंज होगी, जो कोरिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी 25 मीटर टू 50 मीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक मिनट, ये हो जाएगी हमारी 25 मीटर से 50 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 6, अ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁹ हर्ट्ज, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो इस थ्योरी में लिखा है कि जितनी फ्रीक्वेंसी से चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उतनी ही फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा, यही आंसर आएगा। जितनी फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की होती है उतनी ही फ्रीक्वेंसी का वेव बनता था। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। नंबर 7, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस, जिसका n आपको गिवन है और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, यानी समझ लो कि एक ग्लास स्फेरिकल ग्लास सरफेस है ऐसे, ठीक है, एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस है ऐसे। अच्छा यहाँ पे उसकी एक्सिस हो गई, यहाँ पे एक लाइट सोर्स पड़ा है, लाइट सोर्स आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है 100, यानी वो आएगा -100 सेंटीमीटर। अच्छा आपको उसका फिर n गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसको मैं n2 बोल दूं और n1 में हवा ले लेता हूं, ठीक है, एयर ले लेता हूं। n2 आपका है 1.5, इसको मैं n2 कर लेता हूं, और n1 है हमारा 1। अच्छा आपको ये बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी राइट में होती है, सबको पता है, तो वो होगी r = 20 +20 होगी वो, ठीक है। तो आपको बताना है कि फाइंड द इमेज डिस्टेंस, v आपको बताना है।
तो सिंपल सर इसका फॉर्मूला है -n1/u प्लस n2/v इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। चलो माइनस n1 एयर है, u कितना मेरा -100 प्लस n2 हमारा ग्लास 1.5, v कितना है निकालना है, इज इक्वल टू n2 माइनस n1, 1.5 माइनस मैंने सीधा लिख देता हूँ 0.5 डिवाइड बाय r कितना 20। चलो एक काम कर रहे हैं 1.5/v को एक साइड रखते हैं। चलिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब ये इधर जाएगा उठ के तो वो वापस माइनस हो जाएगा, यानी राइट में ऑलरेडी हमारे पास क्या है 0.5/20 माइनस 1/100। चलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या फिर आप इसका एलसीएम ले लो तो भी चलेगा। एलसीएम ले लो 100, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 0.5 ये बनेगा 2.5, माइनस 100 को 1 से करेंगे ये 100, ये 1 ही रहेगा। एलसीएम लेना सबको आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो 100 को इधर मल्टीप्लाई करो 20 को इधर करो और दोनों को आपस में करो तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर बचेगा, यहाँ पे जो आंसर बचेगा देखो मैं यहाँ पे थोड़ा साइड लाइन करके इसको लिख देता हूँ, इधर मैं उसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा 1.5/v इज इक्वल टू 1.5/100। तो ये 1.5 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, हमारा v इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ रहा है 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी। यानी आपको सबको पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट में होता है, इमेज ऑलवेज कहीं पे राइट में ही बनती है, यानी आंसर तो पॉजिटिव ही आने वाला था, ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो चुके थे। तो आंसर हमारा 100 आ चुका है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नंबर 8, डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। शायद यहाँ पे कुछ वैल्यू मिसिंग है कि नहीं पता, हम लोग 1.5 लेंगे, ठीक है। विद द बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी एक डबल कॉन्वेक्स, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं उसको जनरली डबल कॉन्वेक्स भी लिखा जाता है, यानी दोनों साइड जिसकी कॉन्वेक्स हो ऐसे। अभी आपको पता है इसकी दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, यहाँ पे दोनों सेम है, r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r, यानी मैग्नीट्यूड r1 का मैग्नीट्यूड r2 का मैग्नीट्यूड r है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज 20। देखो ध्यान से, फोकल लेंथ हमारी 20 है, आपको पता है कॉन्वेक्स के लिए वो +20 होती है, कॉनकेव होता तो -20, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है n2 इज इक्वल टू ग्लास का 1.5 और बाहर हवा का मीडियम मान लो 1, आपको बताना है ये r कितना होगा, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, फॉर्मूला सिंपल है 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा 1/f इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n1 होता है ना, n2 क्या होता है n2/n1, वो n1 तो अभी 1 है तो n2 माइनस 1, r1 यानी ये पहला जो सरफेस है ये, उसकी रेडियस राइट वाली r1 वो पॉजिटिव r1 होगी 1/r, माइनस दूसरा ये सरफेस है इसकी रेडियस लेफ्ट वाली होगी, r2 लेफ्ट में होगा यानी वो -r होगा। हाँ मैग्नीट्यूड सेम है पर प्लस माइनस फिर भी लगाना पड़ेगा। 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस 1, ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/r प्लस 1/r, यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूं 2/r, ठीक है। चलो जो जो वैल्यूज है उसको पुट करते हैं, जो जो वैल्यूज है उसको पुट करते हैं। चलो मैं एक पेज और ऐड कर लेता हूं ताकि हम लोग फ्रीली लिख पाए। चलो 1/, फोकल लेंथ आपको कितनी बोली है 20, ग्लास का कितना बोला 1.5 माइनस 1 2 डिवाइड बाय r। अच्छा r को सामने की तरफ ले जाओ, यहां पे 1.5 माइनस 1 0.5 इंटू 2 और ये 20 भी ऊपर आ जाएगा, यानी हमारा ये r सामने चला जाएगा, ये 20 ऊपर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो बनेगा 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 0.5, फाइनल आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन में शायद नहीं है तो हमें 22 लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन तो सही है, 22 तो नहीं आ रहा किसी तरीके से भी, शायद यहाँ पे मुझे लग रहा है 5 के पीछे कुछ है जो हमें दिख नहीं रहा, शायद वो क्रॉप हो गया। तो अब 20 आ रहा है, हम लोग 22 उसको लिखेंगे, ठीक है। तो देख लो कोई कैलकुलेशन तो सही है, सारी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी मेथड सही है। 0.5 इंटू 2 इंटू 20, हाँ तो यही आंसर आएगा, यही करेक्ट आंसर है। शायद 1.55 हो सकता था उधर, तो उसमें 22 आएगा। शायद अगर यहाँ पे 1.55 होता तो यहाँ पे बचता 0.55,
तो शायद 22 आता, पर हमें 5 ही दिख रहा है, तो हम लोग 20 का 22 लिखेंगे, क्लोजेस्ट आंसर 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। What is the focal length of a convex lens what is the focal length of a convex lens of a focal length 30 centimeter in contact with a concave lens of focal length 10 centimeter? क्वेश्चन क्या है, वापस रिपीट कर रहे हैं। What is the focal length of a, यानी कॉम्बिनेशन का पूछा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 30 इन कॉन्टेक्ट विथ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10, यानी दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन। आपको जो फोकल लेंथ पूछे वो कॉम्बिनेशन की पूछे। ठीक है, दो लेंसेज है, एक है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, उसके कांटेक्ट में है एक कॉनकेव लेंस, यानी ऐसे कॉनकेव लेंस। ठीक है, अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f1 मान लो, जो कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है 30 और कॉनकेव की जो 10 है उसको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, कॉनकेव की होती है -10। आपको बताने कॉम्बिनेशन की, तो सिंपल सा फॉर्मूला है 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। चलो f1 कितना है 1/30, f2 है 1/-10, यानी माइनस आगे लगा देता हूं मैं। चलो ये हो जाएगा 10 क्रॉस मल्टीप्लाई -30 डिवाइड बाय 10 इंटू 30 300। ये हो रहा है आपका 1/f इक्वलेंट। चलिए 1/f इक्वलेंट है तो उसको मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूँ। f इक्वलेंट इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय -20, 0 0 कैंसिल, आंसर आएगा -15 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ रहा है? -15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नंबर 10। An unpolarized light is incident on the plane glass surface. What should be the angle of incidence so that reflected and refracted rays are perpendicular? यानी यहां पर आपको सिंपली पूछा है ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर्स एंगल क्या होगा? तो सिंपली ग्लास के लिए आपको याद रखना है, आंसर आएगा 57। इसमें कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है टेक्स्ट बुक में, सीधा आपको शायद एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में कहीं पे है। तो आपको पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर, तो आपको पता है उसको बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, तो ग्लास का 57 होता है। 11. Two slits are made 3 millimeter apart and the screen is placed 2 meter away. What is the fringe separation when blue-green light of wavelength 600 nanometer is used? यानी fringe separation का मतलब होता है fringe width. Beta is equal to lambda d upon d निकालना है। चलो lambda क्या है? 600 नैनो यानी 10⁻⁹। कैपिटल डी होता है स्क्रीन से डिस्टेंस 2 और स्मॉल डी होता है फ्रिंज सेपरेशन 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10⁻⁻3। चलो 3 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो हो जाएगा 200, 200 इंटू 2 400, 10⁻⁹ प्लस 3 10⁻⁻6, तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर। अच्छा, अगर मैं उसको मिलीमीटर में लिखूं तो ऐसे लिख पाऊंगा 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर, जिसका मिलीमीटर हो जाएगा 0.4 मिलीमीटर। 10⁻³ क्या हो जाएगा? मिली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 12। Estimate the distance for which ray optics is good approximation for an aperture of 5 mm and wavelength 500। ये आपको फ्रेस्नेल डिस्टेंस पूछा है, ZF a स्क्वायर अपॉन लैम्डा। ए कितना है हमारा? 5 मिलीमीटर, 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, और लैम्डा है 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर यानी 5 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। 500 इंटू 10⁻⁹, 5 इंटू 10⁻⁷, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 10⁻⁶ डिवाइड बाय 5 10⁻⁷। चलो 25 को 5 से करो तो बचेगा 5 और ये ऊपर आ जाएगा +7 -6 इंटू 10, आंसर आ जाएगा 50 मीटर। आंसर आ जाएगा 50 मीटर। देखिए गुजकेट का ये जो पेपर है 2022 का, वैसे तो इजी था बट थोड़ा सा लेंथी था, मैंने पहले बताया आपको, तो सारे बहुत मतलब कैलकुलेशन वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको इनफ प्रैक्टिस चाहिए, और वही हम लोग यहाँ पे करने वाले। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट 13। What is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with a speed of 6.4 into 10⁶ मीटर? तो यहाँ पे हम लोग लेमडा का फॉर्मूला लगाएंगे, लेमडा इज इक्वल टू h/p इज इक्वल टू h/mv। अच्छा, h क्या होता है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा इधर 9.1 इंटू 10⁻31, और स्पीड हमारी कितनी है? 6.4 इंटू 10⁶। इसके आप कैलकुलेशन करिए, मैंने कैलकुलेशन करके रखी है, यहाँ पे आंसर आ रहा है 1.14 इंटू 10⁻10।
तो इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा 0.114 10⁻⁹ मीटर, और जो मेरा हो जाएगा नैनोमीटर 0.114 नैनोमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक ना हो, मैंने करके रखी है ताकि थोड़ा सा टाइम बच सके। हमारा 0.114 आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14, एन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल एन प्रोटॉन। तीन हमारे पास पार्टिकल्स है, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है अल्फा और एक है प्रोटॉन। अच्छा, अल्फा क्या होता है सबको पता है कि हीलियम का न्यूक्लियस जो होता है He+2 यानी 2He4 जो होता है ना उसका न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा, हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। विच ऑफ दिस पार्टिकल हैज द शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ के बहुत सारे फॉर्मुलाज थे, इसमें से एक फॉर्मुला ऐसा होता था लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mk। अगर सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो हमारा जो लैम्डा डिपेंड करेगा 1/√m के ऊपर, यानी सबका h तो सेम ही है, 2 भी सब में आएगा, k भी सेम है, तो जब रेशियो लेंगे तो वो डिपेंड करेगा सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मास। अभी हमें ये बताना है कि शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ शॉर्टेस्ट कब होगी, तो आप समझो यहां से कि जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो आप यहां तीनों में पता लगा पा रहे हो कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास सबसे ज्यादा है, 2He4 का मतलब है उसका मास है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मास के बराबर, यानी वो 4e के बराबर है। ठीक है, यानी एक प्रोटॉन का होता है ना, एक प्रोटॉन का उससे 4 गुना है अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मास जो है, मास ऑफ अल्फा इज क्या है, सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, तो उसकी जो अल्फा की वेवलेंथ होगी, लैम्डा ऑफ अल्फा जो क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी, वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। चलिए नंबर 15, अ डिफरेंस ऑफ 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल इन एन एटम। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द एटम मेक्स अ ट्रांजिशन। अभी यहाँ पे एटम नहीं आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू द लोअर लेवल, यानी समझ लो कि एटम के दो लेवल है जिनके बीच एनर्जी का जो गैप है वो कितना है, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब एक इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिटेड व्हेन द एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल, यानी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है अपर से लोअर, तो आपको पता है कि जब हायर से लोअर आएगा तो कुछ एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा जिसकी एनर्जी होती है HF, और वो कितने रिलीज करेगा, तो जो डिफरेंस होगा उसके बराबर, यानी यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी HF इज इक्वल टू 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको, बताना है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। F को सब्जेक्ट बनाओ, 5.4 जूल में कन्वर्ट करना है, E की वैल्यू रखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय H 6.626 10⁻⁻34। इसका आप कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करके रखा है, आंसर आएगा 1.304 10⁻15 हर्ट्ज। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक ना हो, देख लेना 1.304, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पास्चन सीरीज। देखिए लाइमन, बाल्मर, पास्चन, पास्चन यानी आपको आना है तीसरे के अंदर। ठीक है, यानी ये न्यूक्लियस हो गया 1 2 3, तीसरे में आना है। ठीक है, अच्छा आपको बोला है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अभी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट हो यानी एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, देखो आपको पता है कि एनर्जी जो होती है फोटोन के फॉर्म में hc/λ। अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो एनर्जी मैक्सिमम रिलीज करनी पड़ेगी, आना तो तीसरे में ही है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी यानी कहां से आना है, तो आपको आना पड़ेगा इंफिनिटी वाली ऑर्बिट से तीसरे के अंदर। समझ आ रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तभी होगी जब एनर्जी मैक्सिमम, आना तो तीसरे में ही है पर मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करके आना है, यानी इंफिनिटी से आना है। तो आप यहां पे फॉर्मूला लगाओ, 1/λ इज इक्वल टू R 1/n2² माइनस 1/n1²। चलिए 1/λ इज इक्वल टू R, n2 कितना, तो जिसमें आना है थर्ड में आना है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू R 1/9 और 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो हमारा लैम्डा हो जाएगा 9/R। तो इसका अगर आप लोग आंसर लेके आओगे तो आपको आंसर मिलेगा 820 नैनोमीटर। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, R की वैल्यू रखना, 820 नैनोमीटर आपका आंसर आएगा, जिसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17, the radii of the innermost electron orbit of hydrogen atom is 5.3 10⁻11। what is the radii of n is equal to 3। देखो रेडियस का फॉर्मूला होता है
कोई भी ऑर्बिट की रेडियस होती है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई m e स्क्वायर। अगर मैं इसको पहले ऑर्बिट की लिखूं तो r1 होगी h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m e स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोई भी nth ऑर्बिट होती है उसकी ऑर्बिट होती है उसकी रेडियस होती है, ये r1 है ना, ये r1 हो गया। तो आप कोई भी nth ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हो n स्क्वायर इंटू r1 करके। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपके पास n स्क्वायर यानी कौन से ऑर्बिट की निकालनी है, तो आपको बोला है थर्ड ऑर्बिट की, 3 का स्क्वायर करो। और r1 कितना है 5.3 इंटू 10⁻⁻11, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11। फाइनल आंसर आप लोग करोगे वो आ जाएगा 4.77 10⁻10। मैंने कैलकुलेशन करके रखी है ताकि हमारा टाइम बच जाए थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसके अंदर 4.77 10⁻10। ठीक है, मैं अब उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, चलिए नंबर 18। In accordance with the Bohr model, find the quantum number that characterizes. Quantum number निकालना है that characterizes characterizes the Earth's revolution around the Sun in an orbit of radius 1.5 10⁻11 मीटर with the orbital speed of 3 into 10⁻4। देखिए बोहर्स मॉडल वाला जो क्वांटम नंबर वाला था उसमें फॉर्मूला था mvr इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अभी क्वांटम नंबर निकालना है यानी n निकालना है, n इज इक्वल टू mvr इंटू 2 पाई अपॉन h। ठीक है, चलो m कितना है तो मास ऑफ अर्थ लेना पड़ेगा इधर, जो आपको गिवन है 6 इंटू 10⁻24। चलो स्पीड भी आपको गिवन है 3 इंटू 10⁻4। रेडियस भी आपको गिवन है कितनी 1.5 इंटू 10⁻11। अच्छा मैं इसको उठा के थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, एक मिनट, सॉरी यहाँ से नहीं होगा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, r लिख दिया, इंटू 2 कितना है तो 2 तो 2 ही है, और पाई कितना है 3.14, डिवाइड बाय h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है हमारी 6.626 इंटू 10⁻34। सारी वैल्यूज हमने लिख दी। ठीक है, अच्छा इसका कैलकुलेशन करना आप लोग, कैलकुलेशन करने से जो आंसर आएगा जो मैंने निकाल के रखा है 2.6 इंटू 10⁻74। कैलकुलेशन करना इजी होगा क्योंकि गुजकेट में तो कैलकुलेटर अलाउड है, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। हाँ, नीट में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, गुजकेट में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप इजीली कैलकुलेशन कर पाओगे। आंसर आएगा 2.6 10⁻74। चलिए 19, गिवन द फॉलोइंग एटॉमिक मासेस, यूरेनियम का गिवन है, हीलियम का गिवन है, थोरियम का गिवन है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द अल्फा डीके। देखिए अल्फा डीके में अभी आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। देखो थोड़ा सा लेंथी पेपर था मैंने बताया, तो देखो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट होगा, अच्छा पहले तो अल्फा डीके का फॉर्मूला लिख देते हैं। अल्फा डीके का फॉर्मूला क्या होगा, तो होगा यूरेनियम गिव्स थोरियम प्लस He प्लस एनर्जी Q। अच्छा यूरेनियम क्या है 92-238, थोरियम क्या है 92-34, तो जो हीलियम होगा वो होगा 2He4 और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग मास डिफेक्ट निकालेंगे तो उसमें लिखेंगे मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ हीलियम। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा, पर शायद यहाँ पे आप करोगे तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैलेंस हो ही जाएंगे। मास ऑफ यूरेनियम कितना है, तो मास ऑफ यूरेनियम लिखते हैं 238.0 5079 U 5079 U माइनस थोरियम का कितना है, थोरियम का है 234.04363 U माइनस हीलियम का कितना है 4.00260 U। तो मास डिफेक्ट आप निकालना, मास डिफेक्ट कुछ आएगा, कुछ वैल्यू आएगी यू के अंदर। कैलकुलेटर मेरे पास अभी अलाउड नहीं है। अच्छा अभी जो मास डिफेक्ट आएगा उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो बस कुछ नहीं करना, डेल्टा आपको बस क्या करना है कि जो मास डिफेक्ट आ रहा है समथिंग यू इंटू 931.5 कर लेना, आंसर आ जाएगा MEV के अंदर। 931.5 से उसको मल्टीप्लाई कर लेना मास डिफेक्ट को, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 4.25 MeV। कैलकुलेशन आप कर लेना, सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख के दे दी है, बस आपको कैलकुलेशन करना है ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा, ये शायद टेक्स्ट बुक का ही है तो आप लोग चेक करना, 4.25 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट 20, अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ ऑफ T years, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द एक्टिविटी टू रिड्यूस टू 6.250। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको बोर्ड की जब हमने MCQs करे थे, तो आपको क्या करना है, पहले ले लेना है 100%। अच्छा T टाइम में कितना हो जाएगा वो 50%, उसके बाद एक और T टाइम में कितना हो जाएगा
25%। उसके बाद एक और टी टाइम में कितना हो जाएगा, उसका आधा 12.5%, और एक और टी टाइम में कितना हो जाएगा 6.25%, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो कितने टी लगे इसमें, 1 2 3 और 4, सीधा आंसर आ जाएगा 4t। तो इसमें कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक है, आपको लगाना है, ठीक है। 4t आंसर आएगा। 21, the half life of strontium Sr 3890 is 28 years. What is the disintegration rate of 38 grams? तो देखिए सबसे पहले आपको डिसइंटीग्रेशन रेट यानी dn/dt इज इक्वल टू n लेमडा, यानी माइनस n लेमडा होता है, मुझे बस वैल्यू निकालनी है, n लेमडा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियस मुझे सबसे पहले तो पता होने चाहिए। अभी नंबर ऑफ न्यूक्लियस मुझे निकालना है 38 ग्राम्स के अंदर, उसका एटॉमिक मास नंबर है 90। तो इसका मतलब ये होता है कि 90 ग्राम्स के अंदर कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर जितने, यानी 6.022 10⁻23। तो हमारे पास 38 ग्राम्स है, उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे। तो n इज इक्वल टू 38 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 90। तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस आ गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें निकालना है लेमडा। तो लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है 0.693 अपॉन टॉ 1/2। देखिए एक ये आंसर आ गया, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं, ठीक है। एक ये मेरा आंसर आ गया n का। अच्छा, अभी मैं लेमडा निकाला हूं। लेमडा क्या होता है 0.693 अपॉन टॉ 1/2, 0.693 डिवाइड बाय टॉ 1/2 ईयर्स के अंदर है, हाफ लाइफ जिसको बोलते हैं वो ईयर्स के अंदर है। तो उसको आप ईयर में से सेकंड में कन्वर्ट करो, 28 सेकंड में कन्वर्ट करने का सीधा फॉर्मूला है 3.15 इंटू 10⁻7। यानी अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप क्या करो, ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उसको 365 से मल्टीप्लाई करो, डेज आएंगे, फिर 24 से मल्टीप्लाई करो, आवर आएंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करो, मिनट आएंगे, और 60 से करो, सेकंड आएंगे। तो यहाँ पे कुछ आंसर मिल जाएगा आपको लेमडा का। बस यहां से आपको कुछ नहीं करना, ये लेमडा का आंसर निकालो, n का आंसर निकालो, और दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करो, तो शायद आपका क्लोजेस्ट आंसर आएगा 2.7 10⁻14। शायद एग्जैक्ट नहीं आ रहा, आप चेक कर लेना, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ये आपने लगाना है n, ये लगाना है लेमडा, और दोनों की वैल्यू लगाओगे तो शायद 2 के अराउंड आंसर आ रहा है, हम लोग लिखेंगे 2.7, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 2.7 इंटू 10⁻14 बेक्वेरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 22, A circuit shown in figure works as which gate? तो देखो सिंपल है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ इनपुट दोगे तो ये जो नॉट गेट है, नॉट गेट उसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, यानी रिवर्स कर देगा। इन्वर्टर होता है ना, तो ये कर देगा उसको A बार। अच्छा, ये B इनपुट दिया है तो ये क्या कर देगा, B बार। चलो ये कौन सा गेट है, तो ये है आपका NAND गेट, सॉरी NAND नहीं है, अच्छा ऐसे थोड़ा सा कर्व है तो देखना, ये नॉर गेट है, ठीक है, सॉरी ये नॉर गेट है। कौन सा है, नॉर गेट। अच्छा मैं आपको, चलो मैं पूरा ट्रूथ टेबल बता देता हूँ। चलिए A और B इनपुट है, ठीक है। अच्छा एंड में जा रहे हैं ना, अच्छा एंड में जा रहे हैं तो A इनपुट 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, B इनपुट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। अच्छा, या तो दोनों सेम टाइम पे 1 होंगे या तो दोनों सेम टाइम पे 0 होंगे, ठीक है। चलिए जब A 1 होगा तो A बार क्या हो जाएगा आपका 0, B बार क्या हो जाएगा 0 के टाइम 1। अच्छा, जब ये 0 होगा A तो A बार हो जाएगा 1, और B जब 1 होगा तो ये हो जाएगा 0। जब जब A 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो 1 हो जाएगा। ये 1 है तो ये सामने आ जाएगा 0, और ये 0 है तो सामने आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जब नॉर में जाएंगे, तो नॉर में जाने के लिए सबसे पहले वो जा रहे हैं और के अंदर। सबसे पहले वो कहाँ पे जा रहे हैं, और के अंदर। और वाला क्या करेगा, अभी इनपुट ये 2 है, ये 2 अभी इनपुट है, ठीक है। तो और का मतलब होता है A और B कोई भी एक 1 हो तो आंसर 1 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें 1 आएगा। और ये लगा है पीछे नॉट, यानी पूरा नॉर गेट है। तो नॉट वाला क्या करेगा, उसको 1 को कर देगा 0, 1 को कर देगा 0, 0 को कर देगा 1, 1 को कर देगा 0। तो यहाँ पे आप देखो कि जो इनिशियल इनपुट्स थे आपके, ये 1 0 उससे मिल रहा है 0, 0 1 से भी क्या मिल रहा है 0, 1 1 से क्या मिल रहा है 1, और 0 0 से क्या मिल रहा है 0, यानी एक ही आउटपुट 1 मिल रहा है। जब दोनों इनिशियल इनपुट 1 थे तो ये आपका जो गेट होगा वो बनेगा एंड गेट। बोलो समझ आया सबको। तो हमने क्या करा कि 2 इनपुट A और B लिए, उसके 4 कॉम्बिनेशन बनाए कि एक 1 0 0 1 1 1 0 0, फिर दोनों का इन्वर्ट हो गया A बार B बार। तो जो A था आपका उसका उल्टा A बार लिखना है हर बार, उसको उल्टा करके लिखना है सामने,
ठीक है। और जो बी के इनपुट थे उसको बी बार में उल्टा करके लिखना है। अभी ए बार और बी बार कहाँ पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले वो जा रहे हैं ये और के अंदर, और के अंदर यानी ए बार और बी बार इनपुट है तो और का कुछ आउटपुट, और उसपे से फाइनली ये जो छोटा नॉट दिख रहा है उसमें जाएंगे तो ये फाइनल आउटपुट। फिर आपको चेक करना है कि इनिशियल इनपुट से फाइनल आउटपुट का रिलेशन जो है वो कौन सा गेट दे रहा है, तो वो दे रहा है एंड गेट, ठीक है। 22 में आंसर आएगा एंड। चलिए 23, व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन। देखो देखो सिंपल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, आपका जो पोटेंशियल बैरियर होता है रिड्यूस होता है, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर। फॉरवर्ड में लोअर होता है और रिवर्स में रेज होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है 24, सपोज अ सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 into 10⁻28 एटम्स, इट इज डोप्ड बाय 1 part per million कॉन्सेंट्रेशन। मिलियन या होता है 10⁻6, यानी इसका मतलब होता है 10⁻6 एटम में 1 इम्प्योरिटी एटम ऐड करना है। हमारे पास कितने 5 into 10⁻28, इतने में कितनी इंप्योरिटी वो निकालेंगे। अच्छा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, यानी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स बताना है। एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये बता देंगे कितने इंप्योरिटी एटम है, 5 into 10⁻28 डिवाइड बाय 10⁻6, तो आंसर आएगा 5 into 10⁻22 एटम्स, ठीक है, इंप्योरिटी की। अच्छा उसके बाद आपको बताना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ, अच्छा अभी जो इंप्योरिटी के जितने एटम है अभी कौन से वाले इलेक्ट्रॉन है वो आपको नहीं बताया इधर, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक्चुअल में फॉर्मूला है Ni² इज इक्वल टू Ne इंटू NH। तो आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बताने तो कोई भी एक वैल्यू देनी पड़ सकती थी इधर, पर उन्होंने नहीं गिवन। आपको Ni तो दिया है, Ne भी नहीं है और NH भी नहीं है, आपके पास बस इंप्योरिटी है। तो अच्छा पेंटावेलेंट अगर इंप्योरिटी, हाँ अच्छा हम लोग यहां से पता लगा सकते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का मतलब क्या होता है, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो जितने इंप्योरिटी एटम होंगे उतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मैं यहां से बता सकता हूं कि इतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए होंगे। तो अच्छा मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ओके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मुझे नंबर ऑफ होल्स बताने। NH इज इक्वल टू Ni² अपॉन Ne। पेंटावेलेंट का मतलब होता है कि जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, इंप्योरिटी जितने एटम होंगे उतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। Ni² कितना होता है, तो वो हो जाएगा आपका 1.5 into 10⁻16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 into 10⁻22। 1.5 का क्या होगा 2.25, 16 का हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 5 into 10⁻22। तो आप इसको करोगे तो ये आंसर आएगा 0.45 into 10⁻10, आंसर आ जाएगा 4.5 into 10⁻9। तो ये हो गया आपका 4.5 10⁻9, ओके। तो जितने आप बस यहां से ध्यान रखना, पेंटावेलेंट का मतलब होता है कि जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो तो जितने इंप्योरिटी आइटम होंगे उतने आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है नहीं, मुझे यहां से देख के लगा कि शायद गड़बड़ है, पर हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 25, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स तो क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, फाई इज इक्वल टू E इंटू ए। E इज इक्वल टू क्या होता है F अपॉन Q इंटू ए। F क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एरिया तो आपका एरिया है उसको आप L² से लिख सकते हो, डिवाइड बाय Q क्या होता है IT। चलो मास का यूनिट लिखो, मास का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया का क्या होता है लेंथ स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय I क्या होता है एम्पियर, और ये क्या होता है सेकंड। तो ऊपर बनेगा किलोग्राम मीटर क्यूब, नीचे से आ जाएगा एम्पियर -1 सेकंड -3, यानी फाइनल आंसर बनेगा M1 L3 T-3 A-1, M1 L3 T-3 A-1, ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको पहले भी सिखाई है बोर्ड के MCQs में, डिवाइड करना है छोटे से छोटे यूनिट में, उसको लेके जाना है, फिर उसके यूनिट लिखने, फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 26, an electric dipole with a dipole moment of 4 into 10⁻⁹ coulomb meter is aligned at 60 degree with direction of uniform field of magnitude 5 into 10⁴. Calculate the magnitude of torque. देखो टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला है tau इज इक्वल टू PE sin थीटा। चलिए कितने है P, तो P की वैल्यू है 4 into 10⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है आपको 5 into 10⁴, और आपका साइन 60 √3/2 विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। हाँ तो यहां से आप कैलकुलेट करो, तो ये यहाँ 2 से कैंसिल करो इसको 4 को, तो ये बन जाएगा 2, 5 into 2 क्या बन जाएगा 10, तो यहाँ पे बचेगा 10 -9 + 4 क्या बन जाएगा -5, और √3 क्या होता है 1.73, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1.73 into 10⁻⁴।
कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। या फिर यहाँ पे दोनों आंसर आ सकते हैं, 1.73 10⁻⁻4 भी हो सकता है, या फिर 17.3 10⁻⁻5 भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो आंसर है, 1.73 10⁻⁻4 भी है, 17.3 10⁻⁻5 भी है। तो दोनों आंसर है, तो हम लोग दोनों को टिक करेंगे। शायद गुजकेट वालों ने दोनों सही दिए होंगे लास्ट ईयर। ठीक है, चलिए 27। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁻⁴ एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट फील्ड प्रोड्यूस्ड एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। देखो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का जो फील्ड का फॉर्मूला होता है E = 2k λ/r, यानी E प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 2 सेंटीमीटर पे कुछ गिवन है, 3 पे निकालना है, तो मैं कर रहा हूं E2/E1 = R1/R2 इनवर्सली है R1/R2। E2 तो निकालना है, E1 कितना है हमारा 9 × 10⁻⁴, R1 कितना है 2 सेंटीमीटर, R1 कितना है हमारा 2, और R2 कितना है 3। चलिए ये क्या हो जाएगा, E2 = 9 × 10⁻⁴ सामने जाएगा, इंटू 2 डिवाइड बाई 3। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, 3 से 9 को कैंसिल करो 3, आंसर आ जाएगा 6 × 10⁴, यानी डिस्टेंस बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, 6 × 10⁴, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28 क्या है, हाउ विल यू कनेक्ट 4 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड फॉर हैविंग इक्विवेलेंट ऑफ 1.6। देखिए इसमें जब आप चारों को पैरेलल में करोगे तो पैरेलल में तो क्या होता है, सबका सम होता है, तो 16 हो जाएगा, तो पैरेलल वाला तो कैंसिल। चारों को सीरीज में करो तो C/n हो जाता है, 4/4 यानी 1, यानी ये भी कैंसिल। अभी पहला और चौथा चेक कर लेते हैं। चलो पहला 2 इन पैरेलल, यानी 2 को पैरेलल में करो, 2 इन सीरीज। चलो सबकी वैल्यू क्या है 4, यानी ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4। चलो पैरेलल में क्या होता है, 4 और 4 कितना होता है 16, और सीरीज में 4 और 4 क्या होता है 4/2 यानी 2। 16 नहीं, मैं कहाँ 16 लिख रहा हूँ इसको, सॉरी गड़बड़ हो गई थी। 4 और 4 क्या हो जाएगा, सम होगा 8 होगा, और 4 का क्या होगा 2 होगा। अच्छा इक्विवेलेंट निकालना है 8 और 2, यानी हमारे पास अभी जो बच रहे वो दोनों का 4 और 4 का 8 और 4 और 4 का 2। अच्छा 8 और 2 का इक्विवेलेंट निकालो, सीरीज 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/2। तो इसका एलसीएम अगर मैं लेता हूं 8 ही आएगा, ऊपर आएगा 1, 2 को करेंगे 4 से, यहाँ पे आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट है ये 5/8, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 8/5, यानी 16/10 इज इक्वल टू 1.6। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा, यही आ जाएगा, पहले में ही आंसर आ गया। ठीक है, तो जो एलिमिनेट करने थे हमने पहले ही कर दिए, 2 पैरेलल 2 सीरीज वाला आंसर सही है। ठीक है, चलिए 29, अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 K इज इक्वल टू 3, ये K की वैल्यू है, K इज इक्वल टू 3। ठीक है, हैज अ सेम एरिया एज अ प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस ऑफ 3/4D, where D is a separation of the plates. What is the electric potential difference between the plates when the slab is inserted between the plates? देखो दो कैपेसिटर की प्लेट्स है ऐसे, उसके बीच में स्लैब इंसर्ट करना है, पर जो उसकी थिकनेस है वो है 3/4, यानी जब उसको यहां पे मैं इंसर्ट करूंगा तो वो 3/4 जितना ही एरिया कवर कर रहा होगा। ये स्लैब आ गया इतने में, यानी इतनी थिकनेस में वो है 3/4D, और 1/4D अभी भी खाली है, यानी D/4 अभी भी खाली है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वोल्टेज, देखो वोल्टेज जो होगा V इज इक्वल टू V आपका डाइलेक्ट्रिक वाले का और V आपका एयर वाले का। चलो V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है, तो डाइलेक्ट्रिक वाले का E1 उसकी थिकनेस D1, एयर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 उसकी थिकनेस D2। चलो E1 क्या होता है, तो जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है इनिशियल डिवाइड बाय K के बराबर, E0/K हो जाता है, और K कितना है हमारा 3। सबको पता है कि डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड पे, वो डिवाइड बाय K हो जाता है। उसकी थिकनेस कितनी है 3D/4, प्लस जो हवा है जहां पे एयर ही थी पहले, अभी भी एयर ही है, उसका तो E0 ही रहेगा, पर उसकी थिकनेस क्या है D/4। ठीक है, चलो कॉमन निकालते हैं E0D/4, सॉरी E0D कॉमन निकाल, चलो मैं 4 भी कॉमन निकाल लेता हूं, E0D/4 पहले में। चलो ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा E0D/4 जब कॉमन निकाल रहे तो वो तो अंदर 1 + 1 2 हो जाएगा ना, यानी E0D/4, यानी ये आंसर आ जाएगा E0D/2। अभी अगर मैं इनिशियल की बात करूं, इनिशियल वोल्टेज, इनिशियल V0 इज इक्वल टू क्या होता होगा इनिशियली E0D,
और फाइनल जो V हो रहा है E0D/2, यानी ये हो गया V/2। कितना हो गया हमारा V/2, यानी इनिशियल वोल्टेज डिवाइड बाय 2। ठीक है, V यानी इसको मैं V0 लिख लेता हूं, V0/2। बोलो समझ आया? तो ऐसे करना है, ये टेक्स्ट बुक में है शायद एग्जाम्पल ये, तो देख लेना आप लोग इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 30। A molecule of a substance has a permanent electric dipole moment of magnitude 10⁻⁻29. 2 mole of this substance is polarized by applying strong electric field of magnitude 10⁻6. What should be the potential energy? सबसे पहले आपको total dipole moment निकालनी पड़ेगी। total dipole moment तो एक की कितनी है? एक की है हमारी 10⁻⁻29। ऐसे कितने मोल है? 2 मोल है ना। 2 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 12.044 10⁻⁻6 बचेगा, -29 + 3 6 कूलम मीटर टोटल डाइपोल मोमेंट। अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? U = -PE। ठीक है, अच्छा माइनस P कितना? 12.044 10⁻⁻6 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10⁻+6। तो फाइनल आंसर आ जाएगा -12.044 जूल, जिसको अप्रोक्सीमेटली करके आप लोग -12 भी लिख सकते हो। आंसर आएगा -12। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? एट अ रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100. What is the temperature of the element if resistance is 137, given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.35 10⁻⁻4? देखो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है, R2 = R1 1 + अल्फा T2 - T1। ठीक है, चलो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? तो फाइनल है 137। इनिशियल कितना था आपका? तो वो था 100। 1 प्लस अल्फा कितना है? 1.35 10⁻⁻4। फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है और इनिशियल है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 137 गिवन दैट द टेम्परेचर, यानी इनिशियल जो है 27 था आपका। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन ही करनी है, सिंपली आप इसको पहले नीचे लाओ तो वो हो जाएगा 1.37 और ये -1 इधर जाएगा तो -1 होगा, ये -1 होगा, इज इक्वल टू 1.35 इंटू 10⁻⁻4 T2 - 27। ठीक है, तो लेफ्ट में हो जाएगा 0.37। आप ये पूरी वैल्यू को जब सामने ले जाओगे वो डिवाइड में जाएगी, 1.35 इंटू 10⁻⁻4। अच्छा, इज इक्वल टू T2 - 27। आप पूरा आंसर लेके आओगे तो जो T2 का आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 2767 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन में होगा 2767। कैलकुलेशन थोड़ी सी आप लोग आगे कर लेना, ऑलमोस्ट मैंने सारी कर दी है, 2 स्टेप बचे आप लोग कर लेना। आंसर सही ये वाला है 2767। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 32। फॉर द गिवन फॉलोइंग सर्किट डायग्राम द डिसिपेटेड ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज 150, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। देखो ये पावर है, P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू V²/R। मुझे वोल्टेज पता है, चलो मुझे आपको चलो R जो होगा आपको इक्वलेंट वाला लेना पड़ेगा क्योंकि 2 रेजिस्टर्स है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा P हमारा कितना है? तो P है हमारा 150। एक मिनट मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, 150। वोल्टेज कितना है? 15 का स्क्वायर और R इक्वलेंट। अच्छा 2 और R पैरेलल में है ना, तो उसका R इक्वलेंट क्या होता है? ऊपर मल्टीप्लाई 2R डिवाइड बाय 2 + R। ये कहां से आता है? तो ये आता है 1/R + 1/2 इज इक्वल टू 1/R इक्वलेंट, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सम, तो हो जाएगा 2R डिवाइड बाय 2 + R। डिवाइड वाला जो 2 + R होगा ऊपर जाएगा। चलो 2 + R को मैं 2R को इधर लाओ, 300R इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 इंटू 2 + R। चलिए ये क्या होगा? 300R इज इक्वल टू 225 इंटू 2, वो हो जाएगा आपका 450 और 225 इंटू R वो हो जाएगा 225R। चलो 450 को उधर ही रहने दो, 225R को इधर ले आओ। 450 इज इक्वल टू 75R, तो R जो मुझे मिल जाएगा 6 ओम। 450 डिवाइड बाय 75, तो 75 6 होता है 450, आंसर आ जाएगा 6 ओम। क्या आंसर आएगा? 6। ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल है, पैरेलल वाले थे तो आपको क्या करना है? उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, V²/R इक्विवेलेंट लेना है। ठीक है, सीरीज में भी हो सकते थे तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते थे। सीरीज में होते तो क्या लेते? 2 + R ही लेते उसको। ठीक है, सिर्फ सम होता उसका। चलिए नेक्स्ट 33। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर कंडक्टर इज एस्टिमेटेड टू बी
estimated 8.5 10 raised to 28. How long does an electron take to drift from one end of the wire 6 meter long to its other end? The area of cross section of wire is 1 into 10 raised to minus 6. Current is 1.5. देखो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है I इज इक्वल टू NaVDE वाला फॉर्मूला इसमें NaVDE. ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. आपको बताना है टाइम. एक मिनट, एन को सही कर लो, NaLe अपॉन I. चलिए, नंबर डेंसिटी कितनी गिवन है? 8.5 10 raised to 28. एरिया कितना गिवन है? 1 into 10 raised to minus 6. लेंथ कितनी गिवन है? 6. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 10 raised to minus 19. और करंट कितना कैरी हो रहा है? करंट कैरी हो रहा है 1.5. तो इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लो. कैलकुलेशन करोगे आंसर आएगा 5.4 into 10 raised to 4. 5.4 into 10 raised to 4. सेकंड ऑप्शन नंबर बी. कर लेना कैलकुलेशन. ठीक है, सिंपल ये. चलो मैं थोड़ा सा करके दे देता हूँ. 1.5 से इसको करोगे 6 आएगा, और 6 से इसको करोगे 6.4 आएगा. 6.4 को 8.5 से करो तो ये समथिंग कुछ आंसर आएगा. देख लेना, ये सही आंसर है. ठीक है, चलिए नंबर 34. अ सोलेनॉइड हैज अ लेंथ ऑफ 0.25 मीटर, हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, मेड अप ऑफ 500 टन. चलो मैं इसमें वैल्यू लिख रहा हूँ. लेंथ है 0.25 मीटर, रेडियस है आपकी 1 सेंटीमीटर यानी 10 raised to minus 2. नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हमारे? 500. अच्छा, करंट कैरी कितना हो रहा है? 2.5 एम्पियर. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड? देखो, रेडियस आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिए. इनसाइड अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 Ni अपॉन L. μ0 क्या होगा? 4 पाई इंटू 10 raised to minus 7. नंबर ऑफ टर्न्स है 500, करंट है 2.5 और लेंथ जो है आपकी 0.25. तो 0.25 से 25 और 2.5 को करो तो हो जाएगा 10. चलो क्या आंसर आएगा? तो 4 पाई इंटू ये 5000 बनेगा ना, उसको मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 10 raised to 3 इंटू 10 raised to minus 7. चलिए 4 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10 raised to minus 4. चलिए ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा 12.56 इंटू 5 इंटू 10 raised to minus 4. तो आप कैलकुलेशन करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा 6.28 10 raised to minus 4 आंसर आ रहा है. देख लीजिए आप सही है कि नहीं है. नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 62.8 इंटू 10 raised to minus 4. 6.28 10 raised to minus 3 आंसर आएगा इसके अंदर. ठीक है, 6.28 10 raised to minus 3. देख लीजिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है. बाकी मेथड तो हमारी सही है. 500 टर्न्स, अच्छा ये सही है पूरा, तो ये ऐसे आएगा. ठीक है, ओके. 6.28 10 raised to minus 3. ओके, नंबर 35. हाउ द शंट वायर शुड बी? देखो, शंट जो होता है किसी भी रेजिस्टर की यहाँ पैरेलल में कनेक्ट करना होता है शंट. तो जो शंट का रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम होना चाहिए. कितना? मिनिमम. अच्छा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. अगर आपका रेजिस्टेंस मिनिमम रखना है तो लेंथ जितनी हो सकती है उतनी छोटी रखो और एरिया जितना हो सकता है उतना बड़ा रखो. लेंथ जितनी हो सकती है उतनी छोटी रखो यानी उसको शॉर्ट रखो, और एरिया जितना हो सकता है उतना बड़ा रखो. एरिया जितना हो सकता है उतना बड़ा रखो यानी उसको थिक रखो. ठीक है, शॉर्ट एंड थिक. ऑप्शन नंबर डी. 35 में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर. ओके, नंबर 36. टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड 4 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर. दो वायर है ऐसे जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा, उसका सेपरेशन आपको गिवन है. हाँ, उसका कुछ सेपरेशन गिवन है स्मॉल डी. अच्छा, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है. आपको ये बताना है एस्टिमेट द फोर्स ऑन 4 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर. मान लो कि ये पूरा 4 सेंटीमीटर का ही है. कितना है? 4 सेंटीमीटर. अच्छा, तो जो फोर्स का फॉर्मूला लगेगा वो होता है μ0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी. सिंपल फोर्स का फॉर्मूला है. μ0 क्या होता है? 4 पाई इंटू 10 raised to minus 7. चलो करंट कितना कितना जा रहा है? तो वो जा रहा है 10 और 4. 10 इंटू 4 सेंटीमीटर है, 4 इंटू 10 raised to minus 2 डिवाइड बाई 2 पाई, और जो सेपरेशन है स्मॉल डी वो है हमारा 2 सेंटीमीटर यानी वो है 2 इंटू 10 raised to minus 2. अच्छा, क्या क्या कैंसिल होगा? तो आप देख लीजिए, 10 raised to minus 2 ये जाएगा, पाई से पाई जाएगा. अच्छा, 2 से अगर मैं कैंसिल करूं तो ये 2 2 जा 4 और एक 4 यहां से मैं हटा देता हूं. तो यहाँ पे आंसर बनेगा 4 इंटू 4 16 इंटू 10 raised to minus 7 और ये 10 raised to minus 6.
तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट 37। अ सोलेनॉइड हैज अ कोर मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी 400. द वाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 पर मीटर। 1000 पर मीटर आपको पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स ही दे दिए है 1000। ठीक है, तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसका सिंपल फॉर्मूला है B इज इक्वल टू μ0 μr/n/I, टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है। ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, रिलेटिव परमिएबिलिटी हमारी कितनी है 400, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1000 यानी 10⁻3 और I है हमारा 1। तो ये बन जाएगा हमारा, देखिए 4 पाई, अच्छा मैं एक 4 ले लेता हूं इधर, 10⁻, ये 2, इसके 2, ये 3, 5 और ये -7, तो ये हमारा बचेगा 5 - 7 यानी -2, ये बन जाएगा 16 पाई इंटू 10⁻²। आंसर आ जाएगा हमारा 16 पाई इंटू 10⁻², ऑप्शन नंबर सी। 38. A short bar magnet placed with its axis 30 cm with a uniform external field of 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude 4.5 10⁻². What is the magnitude of magnetic moment? देखो टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल है, टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, एम इज इक्वल टू टॉ अपॉन बी साइन थीटा। चलिए टॉर्क कितना है, टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 10⁻²। चलिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.25 और हमारा जो साइन है वो साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा तो ये हो जाएगा ऊपर 9 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 0.25, तो ये हो जाएगा 9/0.25, 36 इंटू 10⁻², फाइनल आंसर आ जाएगा 0.36, ऑप्शन नंबर ए 0.36। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। The polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produces it. This statement is known as Lenz's law. फ्लक्स के चेंज के अपोज करने वाले डायरेक्शन में EMF इंड्यूस होगा, वो लेंज ने बताया था। ठीक है, चलिए नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन ये पेपर का। तो आई होप कि आप सारी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने सारी चीजें डिटेल में समझाई है, कैलकुलेशन भी ऑलमोस्ट हमने सारे करे। हाँ ये पेपर थोड़ा सा लेंदी था, तो सबको लेंदी ही लगा था जिन लोगों ने लास्ट ईयर एग्जाम दी थी। तो 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे जो सीधे थ्योरी बेस्ड थे, बाकी कैलकुलेशन थी। तो आपको न्यूमेरिकल पे अच्छा होल्ड होना चाहिए, अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5, म्यूचुअल इंडक्टेंस है आपका 1.5 हेनरी। अच्छा, इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर, I1 है आपका 0, I2 है आपका I2 है आपका 10 एम्पियर इन 0.5 सेकंड, टाइम कितना 0.5 सेकंड। तो आपको बताएं व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स आपको बताना है। देखो सिंपल इसमें तो फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू एम, सॉरी यहां पे ये लगाएंगे हम लोग, यहां सीधा ही लगाएंगे, फाई इज इक्वल टू एम आई लगा देंगे, टाइम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फाई कितना है, फाई इज इक्वल टू हमारा एम कहाँ गया, हाँ एम 1.5 और हमारा करंट कितना है 10, तो यहाँ पे सीधा आंसर आ जाएगा 15, सीधा ही आंसर आ जाएगा इसके अंदर 15, आंसर आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 15, फाई इज इक्वल टू एम आई। ठीक है, यानी हम लोग लगाते थे ना एन फाई इज इक्वल टू एम आई, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। टाइम से हमें कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप यहाँ अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं, देखो फॉर्मूला ये होता है एम डी आई अपॉन डी टी होता है, माइनस आगे लगता है वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम डी आई अपॉन डी टी, तो डी टी कैंसिल हो जाता है, फाई इज इक्वल टू एम आई। ठीक है, मैं सीधा ही बता देता हूँ फाई इज इक्वल टू एम आई, तो ये सीधा हमने यहाँ पे लगाया ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमारे खत्म हो रहे 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन में आए, एग्जाम में आए थे, जो इस साल भी शायद कुछ रिलेटेड आ जाए, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो अच्छे से आपको आई होप कि समझ में आए होंगे। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको कहीं पे एग्जैक्टली डाउट आ रहा है तो मुझे पर्टिकुलर टाइम नीचे कमेंट में बताइए, ताकि मैं सीधा उसको चेक कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी बेस्ट।